हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेवऑप्स इन 90 डेज इन हिंदी चैनल। मैं हूं प्रमोद और आपका स्वागत है एक और धमाकेदार डेवऑप्स सेशन में। अगर आप डेवऑप्स सीख रहे हो, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या ऑटोमेशन निंजा बनना चाहते हो तो भाई ये चैनल आपके लिए एकदम जैकपॉट है। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले शेल स्क्रिप्टिंग के रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस पे, लाइव एग्जांपल पे। और कल जो हमारा पार्ट 1 था शेल स्क्रिप्टिंग का, जहाँ पर हमने बेसिक पढ़ा था शेल स्क्रिप्टिंग का, जहाँ पर हमने लूप देखे थे और थोड़ा बहुत बेसिक देखा था कैसे शेल स्क्रिप्टिंग लिखी जाती है, शेल स्क्रिप्ट क्या होती है, वीआई एडिटर क्या होता है, कैसे वर्क होता है। तो आज इसका आज पार्ट 2 है। आज हमारा डे 7 है ओवरऑल। तो बेसिकली हमारा 3 दिन तक जो वो शेल स्क्रिप्टिंग चलने वाला, हमारा पार्ट 1 कल हो चुका है, आज पार्ट 2 है, कल पार्ट 3 रहेगा। तो जैसे मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज हम जो पढ़ेंगे, बेसिकली पहले हम थोड़ा बहुत शेल स्क्रिप्टिंग का बेसिक देखेंगे कि इफ एल्स क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और इनपुट कैसे हैंडल किए जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको 5 रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, रियल लाइफ जो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 5 ऐसी स्क्रिप्टिंग बताऊंगा जो आपको को लाइन बाय लाइन आपको कोड भी समझाऊंगा उसका कि क्या उस पर्टिकुलर लाइन में जो वर्क हो रहा है और किस तरीके से वो स्क्रिप्ट जो है वो लिखी गई है और किस तरीके से वो एक रियल डेवऑप्स इंजीनियर के काम में आती है। ये सब हम आज के सेशन में जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस बेल आइकन पे जो है वो प्रेस करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 90 डेज आपकी लाइफ जो है वो बदल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली मैंने जो है मेरा EC2 इंस्टेंस जो है वो रन कर लिया है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ जी, मेरा EC2 इंस्टेंस जो है वो अप एंड रनिंग है। मैं इसका पब्लिक आईपी जो है कॉपी कर लेता हूँ, मोबाइल स्ट्रीम पे मैं चले जाता हूँ। चलिए मोबाइल स्ट्रीम ओपन हो रहा है। चलिए तो मोबाइल स्ट्रीम पे जो है मेरा EC2 जो कनेक्ट हो चुका है। यदि आप टोटली नए हो, पहली बार आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हो और आपको ये नहीं पता कि मोबाइल स्ट्रीम क्या है, ये कैसे मैंने कनेक्ट करा है, EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च किया है, तो यहाँ पर ऊपर अभी आपको एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा जो कि हमारा डे 1 का वीडियो है। आप इसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया किस तरीके से हम मोबाइल स्ट्रीम को कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। ये सारी डिटेल्स जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कल हमने जो पढ़ा था, हमने क्रॉन जॉब पढ़ा था, कल हमने शेल स्क्रिप्टिंग के लूप्स पढ़े थे, हमने वेरिएबल क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, जैसे वीआई एडिटर पर वर्क किया था, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे इफ एल्स से, क्योंकि हमें इफ एल्स जो है वो हमारा रह गया था। तो पहले हम इफ एल्स कवर कर लेते हैं कि इफ एल्स होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, शेल स्क्रिप्टिंग में डिसीजन लेना हो तो इफ एल्स और एल्स इफ यूज करना पड़ता है। और ये सिंपल लॉजिक लिखने के लिए होता है, जैसे कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये मतलब अगर एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो आपको ये करना है, नहीं तो आपको ये करना है। तो इफ का मतलब क्या होता है कि अगर ये कंडीशन मैट हो रही है तो आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है और अगर नहीं हो रही तो आपको अदर एक्शन जो है परफॉर्म करना है। चलिए आइए इसका हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले मैं एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir। आज है हमारा डे 7 नाम की मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ls-la करूँगा। तो देखिए यहाँ पर डे 7 की मेरी डायरेक्टरी जो है क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसमें cd करके डे 7 में एंटर करता हूँ। चलिए मैं डे 7 की डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अभी इस डायरेक्टरी में जो है कुछ भी नहीं है। तो चलिए पहले मैं अपनी पहली स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट को vi लिखूंगा और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इफ स्टेटमेंट में दे देता हूँ स्टेटमेंट .sh जो एक्सटेंशन है, मैंने कल भी आपको बताया था इसके बारे में। तो अब जब भी हमारा शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम शीबैंग लिखते हैं। शीबैंग क्या होता है ये हमने कल के लेक्चर में डे 6 के लेक्चर में ऑलरेडी जो वो कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप डे 6 का लेक्चर में जो है वो रेफर कर सकते हैं। चलिए तो अगर मैं सबसे पहले शीबैंग लिख लेता हूँ #exploration /bin bash। शीबैंग क्या होता है, बिन बैश क्या होता है, ये सब हमने कल के लेक्चर में ऑलरेडी कवर करा हुआ है। तो आप डे 6 का लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे अभी शीबैंग लिख लिया है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इफ कंडीशन को कैसे लिखते हैं। चलिए हम देखते हैं।
तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कल के लेक्चर में हम देख रहे थे कि हम किस तरीके से एक वेरिएबल जो है क्रिएट करते हैं, फिर उसकी जो है हम अगर फोर लूप यूज़ करना है या वाइल लूप यूज़ करना है, हम उसको वेरिएबल को किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज हम इफ एल्स के साथ में हम ये भी देखेंगे कि यदि मुझे यूज़र से कुछ वेरिएबल लेना है, यूज़र से मुझे कुछ इनपुट लेना है, तो मुझे कैसे ले सकता हूँ। पहले मैं आपको एकदम एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नंबर इक्वल्स टू, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा नंबर इज इक्वल टू 2 नाम से। अब इफ कंडीशन कैसे लिखेंगे, सिर्फ मुझे लिखना इफ के बाद में मुझे लगाना है बड़े वाले ब्रैकेट और इसके अंदर मुझे मेरी कंडीशन जो है डालनी है। यहाँ पर स्पेसेस इज अलाउ, आपको स्पेसेस देना पड़ेंगे। कल हमने एक वाइल लूप में जो है वो स्पेस नहीं दिया था, तो हमारा लूप जो है वर्क नहीं करा था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें आगे पीछे आपके लूप्स होना, वो स्पेस जो है वो होना चाहिए और स्पेस के साथ साथ आपको जो है वो कंडीशन भी लिखते आना चाहिए। तो बेसिकली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डॉलर स्पेस देके बीच में डॉलर नंबर। ये केस सेंसिटिव होता है शेल स्क्रिप्टिंग, तो जैसा हमने वेरिएबल को असाइन करा है सेम हमें इसी तरीके से लिखना है। और स्लैश जीटी मतलब होता है ग्रेटर देन, ठीक है। कल हमने एली पढ़ा था, एली मतलब होता है हमारा लेस देन और जीटी मतलब होता है ग्रेटर देन, ठीक है। लेस देन इज इक्वल टू 10। यदि नंबर मेरा 10 से छोटा है तो देन यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलन, कॉलन नहीं सेमी कॉलन, सेमी कॉलन हम यहाँ पे लगाएंगे। सेमी कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम देन मतलब कि अगर ये कंडीशन मेट हो रही है तो मुझे क्या करना है। तो करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे इको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द नंबर इज ग्रेटर देन 10 और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए कंडीशन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यदि नंबर बड़ा है 10 से तो ये रन करेगा, अगर 10 से बड़ा नहीं है तो वो रन नहीं करेगा। तो चलिए इसके बाद में हम यहाँ पे इफ लगाया है, तो इफ को क्लोज करने के लिए मुझे इफ का उल्टा fy लिखना पड़ेगा, तभी जाके जो ये ब्लॉक जो है वो क्लोज होगा। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल इफ का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसके अंदर इफ एल्स का एग्जांपल दिखाऊंगा और इफ एल्स का जो नेस्टेड लूप रहता है इसका मैं आपको जो है वो एग्जांपल दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल जो मेरा नंबर है वो तो छोटा है, तो इसलिए मैं इसको कंडीशन को मैट करने के लिए नंबर को बड़ा कर देता हूँ, 2 की जगह 20 कर देता हूँ। उसको सेव करने के लिए मैं कॉलन WQ एक्सक्लेरेशन एंटर। तो मेरी स्क्रिप्ट जो है वो सेव हो गई है, ls-la करके मैं आपको बता दूं। बट अभी ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है। कल हमने देखा था कि बिना जो है मतलब फाइल की परमिशन चेंज करे भी हम जो है किस तरीके से शेल स्क्रिप्टिंग को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कल के सेशन में हमने देखा था। आज के सेशन में हम वाला फंडा नहीं करेंगे, हम इसको जो है पहले एग्जीक्यूटेबल बना देते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए अब इसके पास 644 परमिशन है, मैं इसको 744 परमिशन देता हूँ। sudo chmod 744 और स्क्रिप्ट का नाम एंटर। अब मैं अगर ls-la करूं तो ये देखिए ग्रीन हो गए, मतलब ये एग्जीक्यूटेबल हो गए। और एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या टाइप करना पड़ता है, डॉट स्लैश और स्क्रिप्ट का नाम, तो इफ स्टेटमेंट डॉट sh। देखिए नंबर इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि अभी हमारा नंबर जो है वो है 20 है। अगर मैं नंबर में कुछ चेंजेस करूं, जैसे फिर से मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, अगर मैं इसको 2 कर दूं तो ये रन ही नहीं होगी। क्यों नहीं रन होगी, क्योंकि मैंने एल्स वाला ब्लॉक अभी लिखा नहीं है, अभी मैंने सिर्फ इफ वाला ब्लॉक लिखा है जहाँ पे मेरी कंडीशन मैट हो रही है। अगर मैट नहीं होगी तो ये रन नहीं करेगी। चलिए ये भी देख लेते हम। देखिए कुछ आउटपुट नहीं आया, मतलब एल्स वाला पार्ट अभी मैंने लिखा नहीं। जब मैं इसमें एल्स वाला पार्ट लिखूंगा तब वो वाला ब्लॉक जो है वो रन होगा। चलिए तो अब हम जो है वो एक इफ एल्स का नेस्टेड लूप का एग्जांपल देख लेते हैं। मैं सेम फाइल को ही जो है फिर से ओपन करता हूँ। इसके लिए मैं करता हूँ vi सेम फाइल, इस स्टेटमेंट को मैं ओपन करता हूँ। अभी वाला एग्जांपल हमने देखा था, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट को वर्क करते देखा था। अब हमने एक नेस्टेड लूप को देखेंगे जहाँ पर इफ और एल्स और उसके अंदर इफ के अंदर हम कैसे एक और कंडीशन को रख सकते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज कि अगर यही सेम नंबर का मैं एग्जाम्पल लूँ और पहले वाली कंडीशन में सेम ही रखता हूँ कि जहाँ पर नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ 0। यदि 0 से बड़ा है मेरा नंबर, ठीक है, I4 इंसर्ट करूँगा मैं,
इसको 10 को मैं कर देता हूँ 0। यदि मेरा 0 से बड़ा है देन अगर मेरा जैसे 0 से बड़ा है तो इको यहाँ पे अपन कर देते हैं पॉजिटिव, कि अगर 0 से बड़ा हो तो वो नंबर हैगा मेरा पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि अगर 0 से छोटा हो तो वो नंबर क्या कहलाएगा, वो नेगेटिव नंबर कहलाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब नीचे इसके नीचे इफ के नीचे मैं एक लगा दूंगा एल इफ। ठीक है, एल इफ लगाने के बाद में मैं यहाँ पे सेम बड़े वाले ब्रैकेट ले लेता हूँ, स्पेस दूंगा, डॉलर नंबर जो हमारा वेरिएबल है, डॉलर नंबर, देन हमारी कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया था GET मतलब होता है ग्रेटर देन और LT मतलब होता है लेस देन। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब अगर मेरा नंबर 0 से छोटा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। देन यहाँ पे फिर से मैं अपनी एक कंडीशन में डालता हूँ इको नंबर इज नेगेटिव, या फिर यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव। ठीक है, और अगर नंबर मेरा 0 है लास्ट में, अगर मैं इसको लिख देता हूँ कि यार कुछ भी नहीं, सिर्फ अगर नंबर की जगह मैं 0 डाल दूँ। ठीक है, इसको मैं कर लिख देता हूँ एल्स, सिर्फ एल्स, और फिर से बड़े वाले ब्रैकेट और फिर इसमें डॉलर नंबर। देखिए इसमें स्पेस का जो है ना वो एक मतलब खास रोल देता है कि आपको स्पेस प्रॉपर देना पड़ता है। अगर आपने स्पेस नहीं दिया, आपने ब्रैकेट के साथ में स्पेस लगा दोगे तो कंडीशन आपकी जो है वो वर्क नहीं करेगी। तो आपको इस चीज़ का भी जो है वो ध्यान देना है। ठीक है, तो एल्स आखिर में अगर मुझे इसको कंडीशन को इक्वल्स टू में नहीं डालता हूँ, मैं सिर्फ एल्स लिख के इको करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एल्स इको 0। ठीक है, देखिए इस सिंपल सी चीज को हम समझते हैं कि अगर मैं कोई सा भी नंबर यहाँ पर अभी जैसे 2 है, 2 पता है मुझे 0 से बड़ा है तो वो नंबर पॉजिटिव है। मैं एक -2 भी लेके देखूंगा, अभी मैंने एक वेरिएबल जो है फिक्स करके रखा है। मैं इसके जस्ट बाद में आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पर मैं एक यूजर इनपुट वेरिएबल लूंगा, और ये आपको जरूर से पता होना चाहिए कि अगर हमारा को यूजर से कैसे इनपुट लेना आना चाहिए शेल स्क्रिप्टिंग में, तो ये कैसे लेते हैं वो मैं आपको जो है वो करके बताऊंगा किस तरीके से हम यूजर से जो है वो इनपुट लेते हैं। तो फिलहाल जो है मैंने ऑलरेडी एक फिक्स यहाँ पर वेरिएबल लेके रखा है जिसकी वैल्यू मैंने 2 देके रखी, जो कि बाय डिफॉल्ट हमें अभी पता है कि पॉजिटिव वैल्यू है। चलिए इसको मैं पहले इसको एक बार रन करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल सा डॉट स्लैश और फाइल का नाम, एंटर। देखिए अभी क्या आ गया है कि एल्स वाला जो लाइन है उसमें एरर है। चलो हम इस एरर को जो है वो सही करते हैं। चलिए, तो बेसिकली एरर पता है क्या था, यहाँ पर हमने देन लगाना रह गया था। जैसे मैंने अभी क्रॉस चेक करके एक और बार इसे रन करा तो यहाँ पर हमने अभी देन लगाना जो है वो हमारे हाथ से छूट गया था सेकंड इसमें, क्योंकि अगर आप समझोगे इफ एल्स में, इफ ये कंडीशन अगर मेट होती है देन उसको जो वर्क करना है, देन हमने एक और नेस्टेड लूप लगाया है एल इफ, तो हमें देन लगाना वहां पर रह गया था। जैसे मैंने देन लगाया है अभी, तो अब ये जो है हमारा एरर जा चुका है। चलिए इसको हम ध्यान रखना है हमें कि हमेशा इफ जब हम यूज कर रहे हैं हम उसके बाद में देन भी हमें यूज करना है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं हम और इसको अब रन करते फिर से। ठीक है, तो रन करने के लिए हम डॉट स्लैश और ये करेंगे। देखिए अभी नंबर हमारा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वहाँ पर 2 था तो नंबर जो है वो पॉजिटिव बताया। चलिए हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, हम -2 लेके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा एलिफ वाला पार्ट जो है वो रन होगा या नहीं होगा। इसको मैं 2 की जगह इसको -2 लेता हूँ, उसको सेव कर लेते हैं, WQ एक्सक्लेमेशन, और फिर से रन करते हैं। देखिए नंबर इज नेगेटिव क्योंकि हमने माइनस वाला नंबर लिया था। तो इस तरीके से हमें एल्स इफ में जो है वर्क करते आना चाहिए कि जब एक नेस्टेड हो, जैसे कि जैसे मुझे मल्टीपल कंडीशंस पे मुझे वर्क करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए जरूर से। तो चलिए ये हमने एक एग्जांपल देके समझ लिया किस तरीके से एलिफ काम करता है और इफ स्टेटमेंट जो है कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं अगर मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूँ। सेम फाइल को मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पे अभी जैसे हमारा जो इनपुट है वो फिक्स है 2, मान लीजिए मुझे कुछ नंबर ऐसा चाहिए कि जो मेरे अकॉर्डिंग जो है मुझे मतलब किसी यूजर से जो है वो लेना है। तो इसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं जिसे कहते हैं रीड। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ शेल स्क्रिप्ट में हम जो यूज करते हैं। तो इसको मैंने आई से इंसर्ट करा, अभी मैं ये वेरिएबल को रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँ रीड, रीड मतलब होता है पढ़ो, सॉरी ऊपर टाइप हो गया, ओके
एंटर एंटर, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। चलिए रीड यहाँ पे लिखूंगा। रीड का मतलब होता है कि पढ़ो। तो क्या पढ़ना है इसको, जो भी मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ। रीड हाइफन पी, पी मतलब था प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब कि जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो वहाँ पर कुछ मैसेज आना चाहिए कि उसको यूजर को क्या इनपुट डालना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा एक जो है मतलब स्पेस लेके एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, इंटर एनी नंबर, मतलब कोई सा भी नंबर यहाँ पर आप एंटर करिए। ठीक है। और अब मुझे ये तो चलिए ठीक है, ये तो मैंने दे दिया है कि प्रॉम्प्ट पर अब यहाँ पे जो वैल्यू डलेगी वो मुझे किसी ना किसी वेरिएबल में मुझे स्टोर करवानी पड़ेगी। तो उसको स्टोर करवाने के लिए मैं एक स्पेस देके यहाँ पर एक वेरिएबल जो है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर नंबर, डॉलर नंबर को जो है वो डिफाइन करके रखा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं नंबर लिख देता हूँ, नंबर। नंबर मतलब क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जो भी इस रीड वाले वेरिएबल में, मतलब रीड के थ्रू जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर वाले वेरिएबल में जो है वो असाइन हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता है। क्यू सेव करा हमने फाइल को। आपको वीएस को वीआई एडिटर पे जो है वो काम करते आना चाहिए। आपके जितने हाथ आपके अच्छे से चलेंगे उतना आपको जो है फटाफट इस पे जो है वर्क करते आएगा। देखिए अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है मुझे, इंटर एनी नंबर। चलिए मैं डालता हूँ 5। 5 मुझे पता है पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया। चलिए फिर से मैं वापस से रन करता हूँ इसको। फिर से आ रहा है इंटर एनी नंबर, मैंने डाल दिया -1 जो कि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव आ गया। अब चलिए मैं जीरो भी डाल के देख लेता हूँ। ठीक है, एंटर इन नंबर, मैंने डाल दिया 0 और एंटर करा तो नंबर इज 0। तो मेरी तीनों कंडीशन जो है यहाँ पर सक्सेसफुली जो रन हुई है। तो आई होप आपको यहाँ पर इफ एल्स का जो है वो कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। रीड के नाम पे रीड कमांड का जो है वो यूज करके पी लगा कर हम कैसे प्रॉम्प्ट जो है वहाँ पे शो कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ स्ट्रिंग चाहिए या किसी का नाम चाहिए तो मैं यहाँ पे एंटर करवा दूंगा, प्लीज इंटर योर नेम। आगे जाके जब हम अभी 5 एग्जांपल देखने वाले हैं जो मोस्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले शेल स्क्रिप्टिंग के क्वेश्चन है, उसमें हम जगह जगह पे जो है वो रीड वेरिएबल का जो है यूज करेंगे, रीड कमांड का यूज करेंगे और उस कमांड के थ्रू जो भी वैल्यू आएगी उसको हम किसी ना किसी वेरिएबल में जो है वो स्टोर करेंगे। तो चलिए ये हमारा अभी तक का जो है वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब आते हैं मेन चीज जिसके लिए आप लोगों ने जो है अभी का ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो ज्वाइन करा है, कि 5 हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि मतलब इंटरव्यू लेवल पे हुए या फिर एज ए डेवऑप्स इंजीनियर हुए, जो कि आपको शेल स्क्रिप्टिंग में जिससे आपका पाला पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम। चलिए पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाता हूँ कि बेसिक है, एकदम बहुत बेसिक वाली। चलिए पहला सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं सिंपल सा, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रॉब्लम है उससे, जो कि बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, हर डेवऑप्स इंजीनियर को आना चाहिए और बहुत कॉमनली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि चेक द सर्विस इज रनिंग और नॉट। क्या होता है लिनक्स में, अगर हम कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस या फिर इनबिल्ट सर्विस जो है वो मतलब वर्क होती है तो कंटिन्यूसली जो है बैकग्राउंड में रन होती है। ठीक है, तो आपको पता करना पड़ता है कि वो सर्विस जो है वो बैकग्राउंड में अभी चल रही है या नहीं चल रही है। मोस्ट जो कॉमन चीज़ ये प्रॉब्लम है वो आती है डॉकर या इंजनेक्स या डेटाबेस जो बैकएंड पे जो चल रहा है हमारा कंटेनर पे, वो चीज़ भी देखने के लिए हमारे को काम में आती है। जब आप कंटेनर पर काम करोगे, कंटेनर के अंदर आपको देखना है कि कौन कौन सी सर्विस जो है वो करंटली रनिंग पे है, और कोई एक स्पेसिफिक सर्विस को आपको ढूंढना है कि वो सर्विस रनिंग पे है या नहीं है। तो उसके लिए आप जो है इस टाइप की स्क्रिप्ट जो है वो लिखते हैं। चलिए हम स्क्रिप्ट जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, सेम वी आई, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वी आई, इसको मैं नाम देता हूँ सर्विस चेक। इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को सर्विस चेक डॉट एस एच जो हमारा एक्सटेंशन है। ठीक है, हम हमेशा कैसे स्टार्ट करते हैं, जो हमारी शेल स्क्रिप्टिंग लिखती है उसको लिखना शीबैंग से हैश एक्सक्लेरेशन बिन बैश, जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि बिन बैश क्या होता है। ठीक है, अब मुझे एक पर्टिकुलर सर्विस जो है वो देखना है कि वो सर्विस जो है वो रनिंग में है या नहीं। अभी मेरे इस सिस्टम में मुझे नहीं पता कौन सी सर्विस रनिंग में है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जिसका मैं नाम देता हूँ सर्विस। ठीक है, सर्विस नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा इक्वल्स टू, अब सर्विस का नाम मैं काय में दूंगा, स्ट्रिंग में दूंगा। ठीक है, स्पेस की जरूरत नहीं है, हम भूल जाते हैं कि मुझे पाइथन के आए थे तो बार बार स्पेस देता हूँ, स्पेस की जरूरत नहीं रहती है। लेट सपोज मैंने इसका नाम दे दिया, सर्विस का नाम क्या लेता हूँ मैं, क्रॉन देता हूँ, क्योंकि मैंने क्रॉन का आपको एग्जांपल दिखाया था, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ क्रॉन टैब इसका नाम देता हूँ मैं सर्विस का, जो कि मेरा अभी बैकग्राउंड में शायद तक मुझे लग रहा है कि वो रनिंग में होगी, नहीं भी होगी तो हम चेक कर लेंगे कि कौन कौन सर्विस अभी हमारा बैकग्राउंड में चल रही है। अब मान लीजिए एक मेरी सर्विस है क्रॉन टैब,
अब मुझे चेक करना है कि रनिंग में है या नहीं है, तो इसके लिए मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अब हमने जस्ट जो है कंडीशंस पढ़ी, कंडीशन लिखने के हम क्या यूज करते हैं, इफ यदि मेरी एक सर्विस चेक करने के लिए हम बेसिकली लिनक्स में क्या यूज करते हैं, सिस्टम ctl, ठीक है। कोई भी सर्विस हो, जैसे किसी भी सर्विस का अगर मुझे स्टेटस देखना है, उसको इनेबल करना है, उसको स्टार्ट करना है, उसको स्टॉप करना है, तो हम सिस्टम ctl का जो है वो यूज करते हैं। सिस्टम ctl स्टेटस लगाएंगे, फिर सर्विस का नाम लिखेंगे, स्टार्ट लिखेंगे, फिर सर्विस का नाम लिखेंगे, तो उससे हमें क्या पता चलता है, उस पर्टिकुलर सर्विस पे हमें जो भी एक्शन परफॉर्म करने हैं, स्टार्ट स्टॉप, उसको इनेबल करना है, उसको डिसेबल करना है, वो सब चीजें हम जो है वो सिस्टम कटल के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिर सिस्टम ctl के थ्रू, सॉरी मेरे को सिस्टम कटल जो पढ़ूंगा मतलब प्रोनाउंसिएशन में आता है, तो बेसिकली सिस्टम ctl कहते हैं इसको। इज मतलब सिस्टम ctl इज एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होगा, इज एक हमने कंडीशन लिख दी कि अगर एक्टिव है, ठीक है, क्या, हैश हैश क्वाइट, क्वाइट मतलब धीरे से, ठीक है, क्वाइट। और उसके बाद में मैं आखिरी में इस पर्टिकुलर, मतलब ये मैं आपको अलग से रन करके भी दिखाऊंगा ये कमांड, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। इस पर्टिकुलर कमांड का जो भी आउटपुट होगा वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मतलब वेरिएबल तो ऑलरेडी मेरे पास है, इस वेरिएबल को मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, सर्विस, जो मेरा वेरिएबल है सर्विस नाम का, उसको देखिए आप समझिए इस पर्टिकुलर कमांड में क्या रहा। सिस्टम का टोल चेक करेगा, सिस्टम में जाके क्या चेक करेगा, इज एक्टिव, मतलब जो पर्टिकुलर एक मतलब प्रोसेस है जो यहाँ पर मैंने क्रॉन टैब दिया है, ये पर्टिकुलर क्रॉन टैब को जाके चेक करेगा कि एक्टिव है या नहीं है। वो चुपचाप मतलब क्वाइट मतलब धीरे से चेक करके बताएगा अपने को कि ये एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव है मतलब देन, अगर एक्टिव है तो हमें क्या करवाना है, इको, ठीक है, इको कर देना भैया। क्या इको करोगे तुम, इको कर देना कि डॉलर सर्विस, सर्विस इज रनिंग, मतलब सर्विस जो है वो चल रही है, ठीक है। एल्स अगर नहीं हो तो क्या करना भैया, एल्स फिर से इको कर देना, क्या कर देना कि सर्विस इज नॉट रनिंग, डॉलर सर्विस इज नॉट रनिंग, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इसमें जो हमारे शेल स्क्रिप्टिंग है इसमें काम करते हैं, तो जैसे अगर हम डू लगाएंगे तो नीचे हमें डन लगाना है, देन अगर हम इफ लगा रहे हैं तो आखिरी में हमारे को एफ वाई जो है फाइल लगाना है, ताकि हमारा जो है पूरा जो क्लोज मतलब जो हमारा लूप है वो हमारा जो है वो क्लोज हो सके। लूप नहीं बोलेंगे इसे, जो कंडीशन है वो हमारी क्लोज हो सके। तो बेसिकली ये बहुत बेसिक स्क्रिप्ट है, और ये इसीलिए बहुत बार पूछी जाती है क्योंकि इसमें हमें 3 लाइन का कोड लिखना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। बेसिकली इंटरव्यूअर अगर आपको बोलता है कि इंजन एक्स आपको चेक करना है, तो आपको सर्विस की जगह क्या लगाना है, इंजन एक्स लिखना है। अगर आपको कोई सी और बोलता है तो वो आपको वो लिखना है, इंजन एक्स, ऐसे करके आपको लिखना है। सर्विस का नाम आपको बस चेंज करना, बाकी सेम टू सेम रहेगी। चलिए अभी मैंने इंजन एक्स लिख दिया, हालांकि मेरे पास इंजन एक्स अभी रनिंग में नहीं है, पर हम एक बार रन करते चलिए पहले इसको। अभी हमें रन करना है, तो रन करने के पहले मैं इसको ls-la तो कर लूँ भैया। तो देखिए अभी ये सर्विस जो है, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो अभी ग्रीन नहीं है, मतलब हमें इसकी पहले जो परमिशन है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो परमिशन कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बता चुका हूँ मैं, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में कि sudo chmod 744 जो हम परमिशन रखेंगे, और सर्विस डॉट sh। अब देखिए, अब चेक करूंगा, देखिए ग्रीन हो गई है, अब ये एग्जीक्यूटेबल बन गई है। चलिए डॉट स्लैश सर्विस डॉट सर्विस चेक sh रन। सर इंजन एक्स इज नॉट रनिंग, इंजन एक्स चल नहीं रहा है क्योंकि इंजन एक्स मेरे पास है ही नहीं। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी सर्विस है जो मेरे बैकग्राउंड में चल रही है, फिर हम उसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैंने एक यहाँ पे कमांड लिखी है, sudo systemctl लिस्ट, मतलब मुझे लिस्ट दे सारी यूनिट की, सारी सर्विसेज की जो कि अभी करंटली रनिंग में है। चलिए एंटर करता हूँ, मेरे पास अभी कौन कौन सर्विसेज रनिंग पे है। AWS की SSM एजेंट सर्विस रनिंग पे है, और क्रॉन डी बोलते हैं इस पर्टिकुलर सर्विस को। तो मैं एक काम करता हूँ, क्रॉन डी कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, और हम क्रॉन डी देके देखते हैं क्रॉन डी आता है या नहीं आता है। चलिए फिर से हम इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को एडिट करते हैं, एडिट करा, यहाँ पर आई से इंसर्ट करा, इसको मैंने हटाया इंजन एक्स को, और यहाँ पर मैंने सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रॉन डी, ठीक है। आई होप ऐसे लिखा हुआ था, देखते हैं। चलिए रन करते हैं फिर से इसको,
cron d is running। देखिए, तो जिस तरीके से हमने चेक करा, बेसिकली ये कमांड भी आपको आना चाहिए जो मैंने यहाँ पर रन करी, जो कि लिस्ट करता है सारी सर्विसेज को जो बैकग्राउंड में रन हो रही है। हम इसमें भी चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से चेक करना है ये भी हम चेक कर सकते हैं। यूजर इनपुट लेके चेक करना हो अगर मुझे कि भाई यूजर से मुझे इनपुट लेके चेक करना है कि भाई कि अगर ये पर्टिकुलर सर्विस जो है वो रनिंग है या नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, रीड यूज करेंगे। रीड को हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, तो उस तरीके से जो है हमारा पर्टिकुलर जो भी वीडियो आएगी वो जाके उस स्क्रिप्ट में जाके रन होगी और रन होकर हमें आउटपुट जो है वो ला के देगी। cron d अभी रन कर रहा है इसलिए हमारे को आउटपुट में आ गया cron d। तो बेसिकली अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप खुद प्रैक्टिस करिए। सिर्फ 4 लाइन की ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है और ये बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन जो है पूछी जाती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैं मेरे एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ कि 10 आउट लाइक 8 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 8 टाइम जो है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो पूछी गई है। मतलब नॉर्मल इंटरव्यू में हर बार जो है पूछी जाती है। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमारा हो गया सिंपल सा कि हमारी स्क्रिप्ट का हो गया पहला कि हमारा अगर कोई सी सर्विस हमें चेक करनी है वो रनिंग है या नहीं है। हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि हमारी मेमोरी जो है, जैसे जो डिस्क यूज है, अगर मुझे उस पर अलर्ट चाहिए कि अगर मेरा डिस्क यूज पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर जाए तो मुझे एक अलर्ट रिसीव हो, तो वो कैसे रिसीव होगा। तो चलिए हम उसकी एक जो है स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, vi, ठीक है। अब इसको मैं जाता हूँ डिस्क यूज नाम दे देता हूँ मैं, डिस्क यूजेज, ठीक है, .sh। चलिए और i4 इंसर्ट करेंगे और कैसे स्टार्ट करते हैं हम, शीबैंग से, शीबैंग bin bash। चलिए अब डिस्क यूज के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले अगर मुझे एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड मतलब होता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद में, मान लीजिए मेरा अगर 50% से ज़्यादा मेरा रिसोर्स यूज़ हो गया, मेरा सिस्टम की मेमोरी वगैरह जो है यूज़ हो गई, डिस्क यूज़ हो गई है, उसके बाद में मुझे जो है वो मतलब अलर्ट चाहिए कि भाई 50% भर गया, 50% बचा है, तब मुझे अलर्ट चाहिए। तो पहले मुझे एक थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड कैसे सेट करते हैं, सिंपल है। थ्रेशोल्ड मतलब एक कुछ भी आप परसेंटेज ले लो, तो मैं ले लेता हूँ परसेंटेज, लेट सपोज यहाँ पे मैंने दिया एंटर, थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिया मैंने। थ्रेशोल्ड इक्वल टू मैं काम करता हूँ 50 ले लेता हूँ 50% पे, ठीक है। ये मैंने ले लिया थ्रेशोल्ड इक्वल टू 50%। अब मुझे पहले एक यूसेज निकालने के लिए मुझे कमांड यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यूसेज निकालने के लिए मैं कमांड जनरेट करता हूँ। तो बेसिकली मैं पहले वेरिएबल बनाता हूँ, यूसेज नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, इसको इक्वल्स टू लिया और फिर लगाया मैंने डॉलर। अब मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे एक इसके अंदर जो है मल्टीपल कमांड लिख के मुझे उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यूसेज में स्टोर करवानी है। उसके लिए मैंने लगाया स्मॉल ब्रैकेट। अब ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद पहले मैं लगाऊंगा, यूज करूँगा कौन सी कमांड, df। बेसिकली df क्या करती है, सॉरी स्मॉल में कैप्स लॉक ऑन लगे। df हमने इससे पहले जो है लिनक्स वाले लेक्चर में पढ़ा था। df हमें जो है वो शो करती है डिस्क यूजेस की रूट में कितना डिस्क यूजेस जो है अभी बचा है या फिर कितना डिस्क यूजेस जो अभी हो रहा है। देन यहाँ पर स्लैश लगाऊंगा मैं। स्लैश मतलब कि जितनी भी उसमें ये डिस्क है उसकी मुझे पूरी डिटेल देगा ये। फिर उसके बाद में मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर ग्रैप। ग्रैप क्यों यूज़ करूँगा मैं, ग्रैप का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताया था जब हमने टेक्स्ट प्रोसेसिंग पढ़ा था लिनक्स में, कि ग्रैप जो है वो बहुत एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि फाइंडिंग्स के काम में आता है। फाइंडिंग्स मतलब अनस्ट्रक्चर फाइंडिंग। अगर मुझे स्ट्रक्चर फाइंडिंग करनी है तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, ऑक को यूज़ करूँगा, पर मैं दोनों को ही साथ में यूज़ कर सकता हूँ, ऑक, सेड और ग्रैप। तो मुझे अभी अनस्ट्रक्चर में से मुझे क्या निकालना है, उसमें से मुझे यूसेज निकालना, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ग्रैप, ठीक है। तो ग्रैप क्या करना है, इसको स्लैश मतलब जो भी डिस्क यूजेज है वो मुझे ला के दे। और ये जो सीधा डंडा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर आपको दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं पाइप। पाइप मतलब एंड, कि पहले df फिर grep फिर ये वाली कमांड, ये तीनों कमांड यूज करके मुझे रिजल्ट ला के दो। मैं इस पर्टिकुलर कमांड को मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में करके भी दिखाऊंगा। पहले मैं एक बार स्क्रिप्ट लिख लूँ, फिर मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में इसको रन करके दिखाऊंगा कैसे इसमें आउटपुट आया है, ठीक है। देन अब मैं लिखता हूँ इसके बाद में, क्योंकि मुझे ये कमांड मैंने इससे पहले चलाई है तो मुझे पता है आउटपुट क्या आने वाला है, तो मैं इसके बाद में लिखता हूँ AWK। चलिए एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो।
तो पहले मुझे इस पर्टिकुलर, जैसे आपको पता चला डिस्क यूजर्स के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था थ्रेशोल्ड कि अगर 50% से ऊपर ब्रीच हो तो मुझे अलर्ट मिले। पर मुझे पहले उसके लिए पता करना पड़ा कितने परसेंट मेरी करंटली यूज हो रहा है मेरा डिस्क स्टोरेज। तो मैं कैसे पता करूंगा? पहली कमांड रहती है मेरी डीएफ मैंने जैसे यूज करता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ परसेंटेज आ रहा है, पर मेरे पास परसेंटेज में बहुत सारी चीज़ों का परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, जो कि मुझे एक ऐसा डेटा दे रहा है कि जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अरे भैया ये कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट यूज़ हो रहा है, मुझे इसमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ मैंने डीएफ अभी यूज़ करा, कितना परसेंट यूज़ हो रहा है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो मैंने डीएफ स्लैश यूज़ करा, एंटर। तो इसने मुझे क्या करा कि जो हाईएस्ट वाला है कितना है 25% वाला, इसने मुझे छाट दिया। तो जो मोस्ट जो यूज़ हो रहा है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, 25% यूज़ हो रहा है भैया तुम्हारा ये XVDA में, ठीक है। अब ये मेरा स्लैश जैसे यूज़ करा, इसने मुझे हाईएस्ट वाला जो है मुझे दे दिया। अभी हाईएस्ट वाले में मुझे क्या चेक करना है कि भैया कितने परसेंट मेरे को चाहिए ना, कि अगर 25%, मान लीजिए मेरी कंडीशन 20% की होती तो ये तो ब्रिच हो गया है, मुझे अलर्ट आना चाहिए था। पर अभी मुझे ये वाला जो डेटा है ये मुझे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे सेम कमांड में सेम पाइप लगा देता हूँ कि ये तो चलो ये पहली कमांड तुमने सही करी, अब मुझे करना है ग्रैप। ग्रैप क्या करना है, चलिए ग्रैप, सॉरी स्पेस आएगा, ग्रैप स्लैश एंटर, ठीक है। जैसे मैंने ग्रैप करा, देखिए स्लैश के बाद में जितनी इतनी वैल्यू वो सारी इसने ग्रैप करके दे दी मेरे को। अभी यहाँ पे स्लैश के बाद में और कोई सी वैल्यू नहीं, इसलिए इसने मेरे को और आउटपुट जो है नहीं दिया, सिर्फ इतना ही दिया। अब ये देखिए कौन सा नंबर का कॉलम है, अगर मैं इसको, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ग्रेप के साथ काम करते हैं वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का हमारे को फाइंडिंग देता है। ये अगर आप इसको एज अ टेबल अज्यूम करें कि ये टेबल है जिसमें ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2, ये है कॉलम नंबर 3, ये है कॉलम नंबर 4, ये है कॉलम नंबर 5। तो मुझे पांचवें नंबर के कॉलम का डेटा चाहिए, और पांचवें नंबर के कॉलम के डेटा के लिए हम स्ट्रक्चर डेटा के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, वो है हमारा ऑक। तो इसको फिर से पाइप लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा ऑक, ठीक है, ऑक। देन अब मेरे को कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, मुझे चाहिए फिफ्थ कॉलम का डेटा। तो फिफ्थ कॉलम का डेटा के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, हमने से पहले इसका एग्जांपल दिया है, देखा है कि जो पर्टिकुलर कॉलम देता है हम उस पर्टिकुलर कॉलम को डॉलर से असाइन करते हैं। तो जैसे प्रिंट कर देता हूँ मैं इसको, प्रिंट या इको भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, एक ही बात है। $5 मतलब फिफ्थ नंबर का कॉलम, एंटर। देखिए 25%, मेरे को काय से मतलब था, मुझे परसेंटेज से मतलब था कि अगर मेरा पर्टिकुलर डिस्क यूजेस जो है वो अगर पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर जाएगा तो ही मुझे अलर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पर्टिकुलर कमांड आपको समझ में यहाँ तक तो आ गई होगी, कैसे इस पर्टिकुलर हमने जो फाइंडिंग करी है। अभी ये कमांड कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये कमांड में एक चीज और बाकी है। हमने ग्रैप यूज करा है, ऑक यूज करा है, और अब हम यूज करेंगे सेट। सेट का काम क्या रहता है, बेसिकली रिप्लेसमेंट के काम में आता है, ठीक है। तो अब सेट का हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे फिर से मैं लगाऊंगा पाइप मतलब एंड, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा सेट, सेट करना है, क्या यूज करना है हमें, सेट कैसे लिखते हैं हम, दो पर्टिकुलर स्ट्रिंग, मतलब जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा रहता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बीच में हम जो है एस लिखते हैं। एस फॉर होता है सर्च ग्लोबली, देन परसेंटेज, क्योंकि अभी यहाँ पे परसेंटेज है, मुझे परसेंटेज नहीं, मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर निकालना है भैया मुझे, ठीक है। परसेंटेज को रिप्लेस कर दे काय से, परसेंटेज को रिप्लेस कर दो आप किसी से भी, मतलब परसेंटेज को हटा दो, ब्लैंक कर दो, ठीक है। तो मैं इसको ब्लैंक कर दिया, मैंने डबल बार ब्लैंक पे कर दिया, और अब करता हूँ इंटर। देखिए परसेंटेज जो आ रहा था वो हट गया। अब मुझे नंबर से मतलब था, कंडीशन काय पे मेट होगी, नंबर पे। अगर परसेंटेज रहेगा तो मेरा लॉजिक जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये आपको जो इतनी बड़ी कमांड है, ठीक है, ये मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, सेम मैं वहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, मेरी जो भी अपनी शेल स्क्रिप्टिंग में अभी मुझे लिखना है ये कमांड को, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा, किस तरीके से मैंने छटनी कर करके, मतलब मुझे किस तरीके से उसमें से अलग निकाल के जो मुझे वैल्यू चाहिए, जिसके ऊपर मुझे कंडीशन लिखनी है, मतलब मेरी कंडीशन वर्क करेगी, वो वैल्यू पर मैं किस तरीके से जो है वो काम करूंगा, वो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला भी क्वेश्चन मैं आपको बोल दूं कि ये 10 में से कम 8 या 9 बार ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में जरूर से पूछा जाएगा शेल स्क्रिप्टिंग के, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस में आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मुझसे भी जो है वो कैपिटा एफएम ने भी जो है पूछा था, इसके बाद में डिलॉयट में भी यही क्वेश्चन जो है मेरे से पूछा गया था। देन एक और कंपनी मुझे यहाँ तक याद आ रही है जिसने मुझसे रिटर्न करवाया था, कौन सी कंपनी थी, लेट मी थिंक, मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद तक का वो मेरे हिसाब से
टेराडेटा थी या फिर एक और किसी कंपनी थी, उन्होंने भी इसी के पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो है मेरे से रिटर्न जो है वो करवाया था, किस तरीके से आप जो है थ्रेशोल्ड और किस तरीके से आप अलर्ट जो है वो सेट करते हो। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हमने जो है एक कमांड के थ्रू, देखिए मेन कमांड जो थी हमारी डीएफ कमांड थी। अब डीएफ कमांड के थ्रू किस तरीके से हमने छटनी कर करके डेटा लेके आए, हमने एट द एंड हमने क्या लेके आए 25 लेके आए, जो कि हाईएस्ट यूजेज है करंटली हमारी डिस्क में। तो ये आपको करते आना चाहिए, किसी भी डेटा के साथ आपको खेलते आना चाहिए, मतलब डेटा मतलब किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी जो भी हमें दिख रहा है वेरिएबल, मतलब जो भी हमारे पास स्ट्रिंग या जो भी हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल है, इसके साथ हमें थोड़ा बहुत प्ले करते आना चाहिए। चलिए बैक टू द स्क्रिप्ट। अब मैं इसको फिर से फटाफट लिख लेता हूँ। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा कि मैं जो भी लिखूंगा इसके बाद में वो आपको एकदम साफ रहेगा कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में किस तरीके से ये वर्क हुआ है। ठीक है, ग्रैब करा, ऑक करूंगा। ऑक मुझे कौन से नंबर का फोल्डर का कौन से नंबर का कॉलम करना है, 5th नंबर का, हमने देखा अभी जस्ट। ठीक है, ऑक, ऑक के बाद में लिखूंगा सिंगल कॉलम में प्रिंट, मतलब प्रिंट करना है। ठीक है, सेम वही की वही कमांड है, कमांड में कोई डिफरेंस नहीं है जो हमने अभी जस्ट रन करी, सिर्फ मुझे डबल कोट के अपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो पुट करना है और कुछ नहीं करना है मुझे, $5। ठीक है, 5th नंबर का कॉलम। देन पाइप सेट, सेट क्या करना है भैया, परसेंटेज को हटाना है। सर्च, S4 होता है सर्च ग्लोबली, इसको परसेंटेज को सर्च करो। सेट हम क्यों यूज करते हैं, रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि हमें परसेंटेज हटाना था, मतलब हमने परसेंटेज को रिप्लेस कर दिया ब्लैंक के साथ में। ठीक है, ये हमारी कमांड बन गई। तो इस कमांड का रिजल्ट अभी हमने देखा क्या था, 25 या 30 जो भी परसेंटेज यूज हो रहा है वो सेम रिजल्ट हमारे को मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। अब मुझे ये जो वैल्यू है, जो 20 आएगी 30 आएगी, जो मैंने ऑलरेडी भी रिजल्ट देख लिया आपके सामने कि क्या जो भी वैल्यू आएगी वो काय में स्टोर होगी, यूसेज नाम के वेरिएबल मेरी स्टोर हो जाएगी। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे सिर्फ कंडीशन लिखना है कि इफ यूसेज, कैपिटल में लिखा है मैंने, यूसेज, डॉलर यूसेज, सॉरी वेरिएबल है हम कॉल कर रहे हैं नीचे, तो डॉलर यूसेज आएगा। डॉलर यूसेज इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग में लेना चाहिए, सॉरी नंबर में लेना चाहिए। ग्रेटर देन के लिए हम क्या यूज करते हैं, जीई, जीई, ओके, ग्रेटर देन, ठीक है, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड हमारा जो वेरिएबल है, थ्रेशोल्ड। ठीक है, डॉलर थ्रेशोल्ड, ये भी वेरिएबल है, डॉलर लगाना मैं भूल गया था। अगर यूसेज जो है थ्रेशोल्ड से बड़ा है, यदि ये 30 है अभी तो छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करना है इसको, देन सेमीकोलन, देन इको डिस्क यूसेज इज, डी लगाना था, एस लगा दिया, डिस्क यूजेस इज हाई, हम लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है आपका डिस्क का, और इक्वल्स टू डाल के परसेंटेज में उसका यूजेज भी मैं बता देता हूँ कितना यूजेज हुआ है। ठीक है, ये हमारी एकदम सिंपल सी मैंने कंडीशन जो है वो लिख दी है, और इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं, WQ एक्सक्लेरेशन इंटर, और जब मैं इसको रन करूँगा डिस्क यूजेस को, पहले तो मुझे इसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अभी इसकी परमिशन नहीं होगी। चमोड डिस्क यूज कर देते हैं यहाँ पे, डिस्क यूजेज डॉट sh। चलिए इसको अब रन करते हैं फटाफट ताकि हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। देखिए क्या हो गया, कुछ मिस हो गया है, ओके, एक जगह मैंने पैरेंथेसिस जो मेरा मतलब बड़ा ब्रैकेट है वो लगाना भूल गया हूँ। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि इसमें जो है वो स्पेसेस का हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है,
तो यहाँ पे मैं स्पेस देना जो है भूल गया था। आई फॉर इंसर्ट, यहाँ पे स्पेस नहीं आया। कल हम एक काम करेंगे, हम काम करेंगे वीएस कोड पे। वीएस कोड पता क्या होता है, ये सब जो स्पेस वगैरह ये सब चीज़ हमें देखनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हमारे कुछ एक्सटेंशंस रहते हैं वो ऑटोमेटिकली जो वर्क करते हैं। देखिए हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि मैंने एल्स यहाँ पर भी लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ इफ कंडीशन ही लिखी थी। अभी जैसे कि मेरे को पता है 25% मैं इसका एक काम करता हूँ, थ्रेशोल्ड चेंज कर देता हूँ ताकि हमें एकदम रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग मिले। हमने ऑलरेडी हमको पता है कि 25% ऑलरेडी यूज हो रहा है, मैं 20% कर देता हूँ। अगर 20% से ऊपर होगा तो भैया हमको अलर्ट दे देना। चलिए अब मैं रन करूंगा तो अब अलर्ट आ जाएगा मेरे पास। देखिए डिस्क यूजेज हाई 25% हो रहा है भैया। डिस्क यूज हमने कितना भी सेट किया था थ्रेशोल्ड, 20 भी रिसेट करा था। तो इस तरीके से आपको किसी भी डिस्क यूजेज या फिर आपके जो भी सिस्टम मिलेगा उसमें आपका डिस्क यूजेज का कुछ भी थ्रेशोल्ड अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है, मान लीजिए कि मुझे 80% मेरा डिस्क यूजेज होने के बाद मुझे एक अलर्ट चाहिए या फिर अलर्ट जो है मुझे सेंड करवाना है, तो उसका बेसिक लॉजिक आप कैसे बिल्ड करोगे। तो एक लाइन का हमारा कोड है, सिंपल सी बात है, जो हमने डीएफ वाली जो हमने कमांड बनाई जिसके थ्रू हमने परसेंटेज लेके आए वो आपको आना चाहिए। बाकी पूरा आपको इफ और एल्स में ही वर्क करना है और इजीली आपसे जो ये टास्क रहेगा। तो बेसिकली अभी तक हमने दो जो है क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। फटाफट हम दो क्वेश्चन और तीन क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं आज के सेशन में। चलिए तब हम तीसरा जो हमारा जो टास्क हम लेंगे, तीसरा जो हमारी स्क्रिप्ट लेंगे वो हम लेंगे बैकअप की, कि किस तरीके से हम बैकअप जो है वो लेते हैं। ठीक है, बैकअप का मतलब क्या हो, बैकअप का मतलब हुआ कि आपकी कुछ भी एक वर्किंग डायरेक्टरी है या फिर जहाँ पर भी आपका वर्क स्टोर हो रहा है उसको आपको डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉपी करके आपको कहीं और रहा है तो आपको सर्वर पे या फिर आपके सेम सिस्टम में कहीं पर आपको स्टोर करना है डेट के वाइज में, कि हाँ आज 28 है, कल 29 है, परसों 30। से डेली का आपको जो भी आपका अपडेट हो रहा है आपका वर्क, उसको जो है आपको जिस तरीके से जो भी आपका फाइल्स उसमें स्टोर हो रही है वो आपको एक नए फोल्डर में स्टोर करनी, ताकि इनकेस अगर वो वर्क डायरेक्टरी आपकी जिस पर काम कर रहे हो वो कभी उड़ जाए मतलब वो कभी डिलीट हो जाए वर्क डायरेक्टरी या कुछ भी हो जाए उसमें, तब क्या आपका बैकअप जो है कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा। तो चलिए बैकअप बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी आई बैकअप डॉट एस एच नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, आई फॉर एंटर, शीबैंग हैश एक्सक्लेमेशन बिन बैश। चलिए अब मैं थोड़ा फास्ट आपको बताऊंगा ताकि हमारा जो ऑन टाइम जो है हमारा तीनों स्क्रिप्ट जो है कवर कर सके। तो बेसिकली पहले मुझे क्या करना है, एक मुझे क्रिएट करना है सोर्स, सोर्स मतलब जहाँ से मुझे कॉपी करना है, इक्वल्स टू एक पाथ, पाथ को मैं स्ट्रिंग में देता हूँ कि इसको मैं सिर्फ पाथ लिख देता हूँ। ठीक है, और दूसरा मेरा रहेगा डेस्टिनेशन, डी ई एस कर देता हूँ, डी ई एस टी कर देता हूँ मैं इसको, डेस्टिनेशन पाथ इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेस्टिनेशन पाथ। एक नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से वर्क होगा इसमें। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि डेस्टिनेशन पाथ में जैसे मैं जो भी डेस्टिनेशन पाथ जैसे बैकअप फोल्डर वगैरह है, मुझे वहाँ पर एक डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, डायरेक्टरी बनाने के लिए मैं अपन क्या कमांड यूज करते हैं, बेसिकली एम के डी आई आर, वहाँ पर मेरी एक डायरेक्टरी बनेगी। ठीक है, पी फॉर प्रॉम्प्ट, और फिर उसके बाद में अगर मतलब P4 के अगर एग्जिस्ट जो है यहाँ पे नहीं करती हो तो उसके लिए हमने हाइफन P यूज़ करा है। और यहाँ पे जो भी मेरा वेरिएबल है, जैसे मेरा ऊपर वेरिएबल क्या है, DEST डेस्टिनेशन जो मेरा वेरिएबल है, वो अगर नहीं अगर बैकअप डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती तो डायरेक्टरी पहले क्रिएट कर देगी। ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉपी करना है, कॉपी करना है। बेसिकली अगर आपसे कोई बोलेगा ना कि मुझे बैकअप लेना, बैकअप मतलब क्या होता है कि आपको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, सीपी हाइफन आर, आर मतलब रिकर्सिव, जो भी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है सब एक के बाद एक कॉपी होना चाहिए। ठीक है, रिकर्सिव कहाँ से किसको कॉपी करना है, हमें करना है सोर्स को। ठीक है, तो डॉलर सोर्स, सोर्स मतलब SRC, सोर्स जो भी पाथ रहेगा हमारा उसको कॉपी करना है। कॉपी करके हमें कहाँ पे रखना है, उसको डेस्टिनेशन पे रखना है। डेस्टिनेशन का हमारा फोल्डर है DES डॉलर DEST डेस्टिनेशन, जो भी हमारा डेस्टिनेशन पाथ है वो स्लैश बैकअप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा मतलब जो भी डेस्टिनेशन का पाथ रखा वहाँ बैकअप अंडरस्कोर, अंडरस्कोर क्यों मैं आपको बताता हूँ इसका क्या यूज है, डॉलर फिर से स्मॉल ब्रैकेट, इसमें एक मैं कमांड डालूंगा, वो कमांड डालूंगा मैं डेट के लिए, क्योंकि रोज मुझको डेली की डेट का अगर स्टोर करना है, वीकली का करना है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे डेट जो है लिख दूंगा। तो डेट बेसिकली डेट की खुद की कमांड होती है डेट। ठीक है, और प्लस परसेंटेज एफ अंडरस्कोर परसेंटेज टी।
चलिए ये क्या काम करेगी इसको मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ WQ एक्सक्लेमेशन से। देखिए बैकअप वाला कितना इजी था टास्क, हमें बस हमारा दिमाग ओपन रखना है। जब भी हमारा शेल स्क्रिप्टिंग का इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा इजी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, बैकअप लेना या डिस्क मेमोरी चेक करना, या आपका जैसा मैंने फर्स्ट वाला जब हमने देखा था, क्या एग्जांपल था हमारा फर्स्ट वाला, मैं भूल गया, एक सेकेंड, LS तो फर्स्ट वाला जो था हमारा वो सर्विस चेक करना होगा, डिस्क यूजेस चेक करना होगा, बैकअप लेना हुआ। ये बहुत बेसिक टास्क है, डेली डे टू डे डेली के टास्क है हमारे, ये आपको आना भी चाहिए एज ए डेवऑप्स इंजीनियर करते हुए। और इंटरव्यू में यही आपसे बेसिक चीजें पूछा कि आपसे कोई बड़ा कोड नहीं बनवाया जाएगा कि एक बड़ा सा कोड लिख के दो, यही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, यही बेसिक क्वेश्चन के आपको हैबिट होना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं डेट वाली कमांड को, जो मैंने डेट वाली, अगर मैं डेट लिखूंगा, देखिए डेट आज की क्या है 20 मई है, देखिए 20 मई की डेट यहाँ पर आ गई है मेरे पास में, पर मुझे 20 मई की एग्जैक्ट डेट चाहिए। मुझे एग्जैक्ट डेट मतलब क्या है, डेट मैंने क्या कमांड लिखी, प्लस 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 प्लस, ठीक है, परसेंटेज एफ लिखा मैंने यहाँ पे, एंटर करूंगा तो देखिए ये मेरे पास डेट आ गई एग्जैक्टली आज की, ये पूरा यूटीसी वगैरह सब हट गया, फिर आज की करेक्ट डेट आ गई, नंबर है मेरे पास 20/5/2025, ये हो गई मेरी डेट। अब मैंने डेट के बाद में यहाँ पे एक और चीज लिखी थी अंडरस्कोर टाइम, कि भाई टाइम क्या है आज का, तो %t लगा दिया मैंने। तो देखिए आज के टाइम के साथ में अंडरस्कोर के साथ में टाइम भी आ गया, तो मेरा बैकअप फोल्डर में डेट और टाइम के हिसाब से जो है वो बैकअप मेरा लेते जाएगा। चलिए इसको हम बैकअप लेते हैं। बैकअप पता है मैं क्या करता हूँ, डे 6 का जो मेरा वर्क था मेरा, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, CD होम EC2 यूजर डे 6, ठीक है, इंटर LS-LA, ठीक है। देखिए यहाँ पे डे 6 की कुछ हमारी फाइल थी, माई स्क्रिप्ट टेस्ट फोल्डर था, एक फंक्शन .sh की हमारे पास फाइल थी। मैं इसका बैकअप आपको लेके बताता हूँ डे 7 में। चलिए इसमें डे 7 में आ जाते हैं, फिर से हम डे 7, ठीक है। अब पहले तो मेरी जो मुझे पाथ देना पड़ेगा, पाथ को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये जो मेरा पाथ है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा हो गया सोर्स पाथ, जिसको मुझे मतलब बैकअप लेना है जिसका, कहाँ गई बैकअप.sh, ठीक है। चलिए सोर्स पाथ में मैं डाल देता हूँ इसको, चलिए ये होगा मेरा सोर्स पाथ होगा। और डेस्टिनेशन पाथ में पता क्या डालता हूँ, इसी को डालना तो मुझे इसी को ही है, बट मैं करता हूँ डे 7 के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं बैकअप नाम का। चलिए क्या होगा, जो डे 6 वाला फोल्डर है वो मेरा होगा बैकअप, और डे 7 में जो है आके वो पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आज के डेट और टाइम पे जो पेस्ट होगा। चलिए देखते हैं, इसको रन करते हैं। अब WQ एक्सप्लोरेशन रन करने से पहले हमें इसकी को परमिशन देनी है। चलिए मैं ज़्यादा परमिशन वगैरह आपको चेंज नहीं करता हूँ, मैं सीधा इसको रन करता हूँ। डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं बिना परमिशन चेंज करे, यही मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ मुझे इसके आगे लिखना है बैश में मुझे रन करने की जरूरत नहीं। चलिए मेरी स्क्रिप्ट रन हो गई है, क्या लगता है मेरा पास बैकअप फोल्डर आया होगा LS-LA। देखिए बैकअप, यहाँ पे बैकअप नाम का मेरा फोल्डर बन गया है। अगर मैं आपको इसके अंदर जाके बताऊं, CD करूं मैं बैकअप फोल्डर के अंदर, CD बैकअप, और ये देखिए, और LS करूंगा, देखिए वही सारी फाइलें जो कि मेरी डे 6 के फोल्डर में थी वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। तो कितने मज़ेदार स्क्रिप्ट है ये, सिर्फ 3 लाइन का मैंने कोड लिखा है इसमें, और 3 लाइन के कोड में मुझे जो है बैकअप लेता आ गया, किस तरीके से मैं डेट वाइज जो है बैकअप ले सकता हूँ। अभी तक हमने 3 कंसेप्ट का 3 स्क्रिप्ट जो है वो देखी है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इंटरव्यू क्वेश्चंस में, और बहुत ही बेसिक है, जिसमें हमने सिर्फ 2-3 लाइन के हमने जो है वो कोडिंग करी है। तो शेल स्क्रिप्टिंग में जिसको लगता है कि बहुत हार्ड होता है कोडिंग करना, मतलब कोडिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, आपको बस थोड़ा सा कमांड वगैरह का नॉलेज होना चाहिए लिनक्स की, ऑटोमेटिकली आप जो है फटाफट जो है शेल स्क्रिप्टिंग में वर्क कर सकते हो। चलिए अब आते हैं हम फोर्थ वाली हमारे क्वेश्चन पे, फोर्थ वाला हमारा जो स्क्रिप्ट है वो क्या है। फोर्थ वाली स्क्रिप्ट जो है हमारी वो है
किसी भी सर्वर को चेक करना कि वो सर्वर अप है या नहीं है। मतलब मान लीजिए गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, गिटहब हो गया, हमारे कुछ भी एक पर्टिकुलर लिंक दे दी जिसको मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर रीचेबल है या नहीं है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो चलिए वो हम देखते हैं। उसको चेक करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसमें जो भी मैं कमांड यूज़ करूँगा पहले मैं आपको उसका एक लॉजिक बता देता हूँ। तो बेसिकली इसके लिए हम यूज़ करेंगे पिंग कमांड। पिंग क्या करती है, पिंग चेक करती है कोई भी एड्रेस, जैसे मेरा है google.com और एंटर करूंगा। देखिए अब पिंग का मतलब क्या था कि उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाकर, डेस्टिनेशन एड्रेस पे जाके चेक करना है कि वो अप है या नहीं। जैसे मैंने google.com डाला, ये देखिए अब यहाँ पे जाके चेक कर रहा है कि google.com चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे मैं इसको स्टॉप करूंगा, एट द एंड मुझे पूरा डेटा बताएगा कि कितना 14 जो है वो पैकेट जो है वो ट्रांसमिट हो, 14 रिसीव हो, मतलब आपका google.com जो है वो सक्सेसफुली चल रहा है, मतलब सर्वर जो है वो रीचेबल है। तो इसमें हम पिंग कमांड का बेसिकली यूज करने वाले हैं। और पिंग कमांड का हम कैसे यूज करेंगे, पिंग -c लगा के हम यूज करेंगे कॉपी करने के लिए जो भी इसका आउटपुट रहेगा, ठीक है, उसको हम कॉपी मतलब -c लगाएंगे। देन हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम जो है मतलब इसको पर्टिकुलर रीचेबल है या नहीं है पर्टिकुलर सर्वर। तो इसमें अगर मैं गूगल की जगह कुछ और भी अगर डालूँ, जैसे इसकी जगह मैं डालता हूँ github.com, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप लोकल होस्ट भी जो चेक कर सकते हो, लोकल होस्ट भी जो है वो रीचेबल है या नहीं। देखिए गिटहब भी जो है रीचेबल है। तो इस तरीके से आप जो है वो कोई भी सर्वर का नाम डाल के या आपके लोकल होस्ट को डाल के आप वो भी जो है वो चेक कर सकते हो। चलिए इसके हम फटाफट स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम पहले ही कम है। सॉरी, मैं डे 6 के फोल्डर में हूँ। ओके, माय मिस्टेक। अच्छा, मैंने इस पर लिखी नहीं। चलिए vi सर्वर चेक डाल देता हूँ मैं इसका नाम, सर्वर चेक डॉट sh। तो बेसिकली हम स्टार्ट कैसे करते हैं हमेशा हमारी शेल स्क्रिप्टिंग को, आई है सॉरी हैश आई देन बैश, हमारा शीबैंग लिख दिया है ऊपर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसे मैं एक सर्वर का लिस्ट देता हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और मज़ेदार बनाता हूँ इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को। एक वेरिएबल बनाया मैंने सर्वर्स नाम का, इक्वल्स टू, इसमें मैं लिस्ट ऑफ सर्वर्स देता हूँ। मैं तो लिस्ट कैसे देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम देते हैं इसमें, जिसको अरे बोलो या लिस्ट बोलो एक ही बात है। हमें बस इनसे एक एक करके जो है वो आगे जाके फॉर लूप के थ्रू इंटरेक्ट करना पड़ेगा। कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। गिटहब लिख देता हूँ मैं, गूगल देता हूँ, गिटहब लिख देता हूँ github.com, और एक मैं अपना दे देता हूँ लोकल होस्ट, जो मेरा लोकल होस्ट होगा 8080, उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि वह हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट भी दे दिया। अब क्योंकि 3 एंट्री है मेरे पास, तो मुझे मतलब 3 बार जो है इससे मतलब एक एक करके जो है इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, हम लूप यूज़ करेंगे फॉर लूप। तो फॉर सर्वर, सिंगल सर्वर, सर्वर या इसको मैं लिख देता हूँ एस ओनली, एस फॉर सर्वर, ठीक है। इन डॉलर सर्वर, जो मेरा सर्वर डॉलर है, ठीक है। इसको क्योंकि मुझे एक एक करके इंटरेक्ट करना है तो मैं करली ब्रेसेस लूँगा। करली ब्रेसेस में आके मैं सर्वर लिख देता हूँ यहाँ पर सर्वर्स, ठीक है। और मैं यूज़ करूँगा एट द रेट, क्योंकि हर एक पे जाके हमें एट द रेट पे हमें जाके जो है चेक करना है, क्योंकि ये जो है URL से, ठीक है। इसको मैं स्ट्रिंग मतलब डबल कोट के अंदर लिखना भूल गया। हाँ, चलिए छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, इसका भी हमें जो है ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फॉर लूप में हम यूज़ करते हैं डू का मतलब तो करो, क्या करो, इफ़, जैसे हमारे नॉर्मल हमारी कोडिंग में हम यूज़ करते हैं डू के बाद में इफ़ मतलब कि इफ़ पिंग करना, क्या पिंग करना, किसको पिंग करना, फर्स्ट वाले को पिंग करना है आपको डॉलर एस मतलब हमने जो सर्वर जो है वो फॉर एस जो है वो डिनोट करके रखा है यहाँ पे इस, या इसको मैं ऐसा लिखता हूँ ग्रेटर देन डिव नल। बेसिकली पिंग का जो भी आउटपुट रहता है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में स्टोर होता है, तो हम वहां से चेक करेंगे कि सर्वर जो है रीचेबल है या नहीं है, ठीक है। देन इको मतलब ये बताओ मुझे कि डॉलर एस जो भी सर्वर है मेरा वो रीचेबल है
is reachable और else, इसके बाद में else लिख देता हूँ, else echo $s is down या नॉट रीचेबल, जो भी हमें लिखना है, इस डाउन। ठीक है, बहुत सिंपल सा हमने जो है ये स्क्रिप्ट बनाया है। आखिर में लिखते हैं डन। डू और डन हमें लास्ट में लिखना पड़ता है, बट अभी मैंने इसमें एक गलती और कर दी है, क्योंकि मैंने फाइल क्लोज नहीं करा है। इफ तो क्लोज कर दिया था, मतलब सॉरी डू तो क्लोज कर दिया था, इफ क्लोज नहीं करा था मैंने, इसमें क्लोज करना पड़ता है। WQ एक्सक्लेरेशन एंटर। चलिए इसको रन करते हैं विदाउट चेंजिंग परमिशन। कैसे रन करेंगे, बस आगे हम लगा देंगे बैश और एंटर। देखिए सब जो है सारे होस्ट जो है वो रीचेबल है, एक एक करके से चेक कर दिया है, सारे होस्ट जो हमारे रीचेबल है। तो इस तरीके से आप जो है सर्वर्स को जो है चेक कर सकते हैं। ये वाली स्क्रिप्ट थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड थी, ये वाला पार्ट आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा कि डेवनल क्या है। बेसिकली ये वो डायरेक्टरी है जहाँ पर हमारे पिंग में जो भी सर्वर जो हमारे लिखाया था डेटा ट्रांसमिट हुआ है, उसकी जो लॉग्स जो सेव होते हैं वो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में होते हैं। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके इसने चेक करा है कि अच्छा गूगल का आउटपुट आया नहीं आया, आया है तो रीचेबल है। गिटहब का आया कि नहीं आया, गिटहब का आया है तो रीचेबल है। लोकल होस्ट का आया कि नहीं आया, आया तो रीचेबल है। अगर किसी का भी नहीं आता तो क्या आता है, नॉट रीचेबल आता है। अभी मैं नॉट रीचेबल वाला एग्जांपल मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, ये वीडियो और ज़्यादा जो है वो लंबी जाएगी। ऑलरेडी हम एक 1 आवर की वीडियो जो है हमारी होने आ गई है। एक लास्ट एग्जांपल बच रहा है आज का, फिर आज का सेशन हम एंड करेंगे। लास्ट सेशन है हमारा, लास्ट एग्जांपल हमारा है डिलीट फाइल ओल्डर देन 30 डेज का। कि जो भी अगर मेरी फाइल है, जैसे कई बार हमारा को अदर डेवऑप्स इंजीनियर ऐसा रहेगा कि जो टेम्प्रेरी फाइल्स रहती है जो कि 30 डेज से ज़्यादा जो है वो स्टोर हो जाती है, उसको हमें डिलीट करना हो तो हम कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, तो उसको डिलीट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, vi डिलीट फाइल करके लिख देता हूँ मैं इसको, डिलीट फाइल्स .sh और इंटर। ठीक है, फिर से आई फॉर इंटर और यार क्या दिक्कत है, हैश एक्सक्लेरेशन बिन बैश। ठीक है, अब इसमें हम बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है हमारे को कौन सी फाइल है जो कि 30 दिन से ज़्यादा पुरानी है, और काय में रहेगी, वो वेयर लॉग फोल्डर में रहेगी। जो लॉग फाइल रहती है बेसिकली हमें उनको डिलीट करना पड़ता है कि कौन सी लॉग फाइल है जो कि 30 दिन से पुरानी है। तो चलिए हम पहले इसकी कमांड समझ लेते हैं, जो कमांड हम इसमें यूज़ करने वाले हैं कि किस तरीके से काम करेगी। तो इसको हम यूज़ करेंगे फाइंड कमांड। फाइंड कमांड क्या करती है, ढूंढने का काम करती है। कहाँ फाइंड करना है, हमें वेयर लॉग फोल्डर में फाइंड करना है। ठीक है, अब वेयरलॉग में फाइंड करने के बाद में उसका टाइप कौन सा होना चाहिए, टाइप लिखेंगे हम यहाँ पे, जो हमारा फ्लैग रहेगा वो रहेगा टाइप एफ। ठीक है, एफ के बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम हमें देना है। टाइम देने के लिए हम कैसे, 30 डेज के लिए हम कैसे देंगे, हम टाइम -m। ठीक है, -m टाइम +30 का मतलब होगा 30 डेज। ठीक है, और इंटर करता हूं मैं। देखिए अभी ये फाइलें जो है कुछ चाहिए, यहाँ पे फाइलों का नाम आया, जैसे प्राइवेट फाइल हो गई, एसएसटी फाइल हो गई, क्रॉनी फाइल हो गई, ऑडिट फाइल हो गई। ये सब फाइल यहाँ पर ऑलरेडी 30 दिन से ज़्यादा के लिए ज़्यादा से जो अवेलेबल है, और हमें यही फाइल जो है डिलीट करनी। देखिए जो आउटपुट आया ना, अब मुझे इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मैं बेसिकली क्या कमांड यूज़ करूँगा, rm कमांड यूज़ करेंगे हम, rm-r जो रिकर्सिव के लिए रहेगी। तो बेसिकली यही कमांड के आगे मैं rm लगा दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। तो यही चलिए चीज़ हम कर देते हैं फटाक से। मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे वहाँ पर जाके जो है ज़्यादा टाइम ना लगे। चलिए, और इसको पेस्ट कर दिया मैंने, इंसर्ट करूँगा अब मैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी कमांड की किस तरीके से कमांड यहाँ तक का वर्क करेगी। इसके बाद में मैं लिखता हूँ -exactly। ठीक है, rm फॉर रिमूव। ठीक है, -f जो भी फाइंडिंग आई है उसको रिमूव कर दो आप, और करली ब्रेसेस सारी को जो है वो रिमूव कर दो।
और लास्ट में मेरा बैकस्लैश और इसको कर दूंगा क्लोज, ठीक है। और आखिर में लिख दूंगा इको और लॉग इज रिमूव्ड, ठीक है। स्केप ओके, स्केप कॉलन डब्ल्यू एक्सप्लोरेशन। चलिए अब मैंने यहाँ तक तो आपको बताया था, एग्जैक्ट भी मैं लिख के बता देता हूँ कि एग्जैक्ट का आउटपुट क्या आएगा। देखिए ओके सॉरी, एग्जैक्ट के साथ मुझे हाइफन लगाना था, हाइफन लगाना रह गया, हाइफन एग्जैक्टली। चलिए क्या है एग्जैक्ट के साथ में, आर्गुमेंट मिसिंग है, आर्गुमेंट में अच्छा एग्जैक्टली हम बेसिकली यूज करते हैं एग्जैक्ट, जो भी मेरा फाइंडिंग्स आई है उसके साथ में मुझे जो अगली कमांड कोलैबोरेट करनी है उसके लिए एग्जैक्ट यूज करते हैं, भूल गया था। तो जो रिमूव लगाया है उसके पहले एग्जैक्ट लगाना जरूरी था। अब मैं इस कमांड को जैसे ही रन करूंगा, जो मेरे ऊपर की आउटपुट था, देखिए फिर से मैं एक बार एग्जैक्ट हटा के मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ +30 का, ये सब रिमूव होना चाहिए। चलिए देखते हैं होता है या नहीं होता है, लेट्स डू इट। बैश लिख देता हूँ मैं इसके आगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्या आ गया, परमिशन डिनाई आ गया है, क्योंकि इन सबको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, परमिशन डिनाई। बाकी मेरे चल गई, मेरी जो स्क्रिप्ट है वो तो चली। और लॉक फाइल रिमूव मेरे पास लिखा हुआ भी आ गया है, परमिशन डिनाई का एरर था, बट लेट्स हमें सूडो लिखना पड़ेगा उसको आगे, ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगा पूरा। तो मैं इसको सूडो भी लिख देता हूँ। चलिए इसके आगे मैं कहीं नहीं करता हूँ, आई सूडो सूडो, चलिए एक्सप्लोरेशन बैशपिन। चलिए देखिए रिमूव हो गई, हमने सूडो नहीं लिखा था, सूडो लिख दिया, उसके बाद में ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई है। अब अगर मैं इसको लिखूंगा फिर से, जो ये वाली फाइलें जो है वो जनरेट होकर आ जाएगी, बट हमारी फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव भी हुई और वापस से जो है जनरेट भी हो गई। तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला आज का हमारा सेशन एंड होता है। तो हमने आज के सेशन में 5 हमने जो स्क्रिप्टिंग वाले क्वेश्चन देखे, ये बहुत बेसिक थे और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये हमारे इंटरव्यू के हिसाब से भी, और इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें 2-3 लाइन का कोड रहता है, आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा इसमें। और ये एज अ इंटरव्यू और एज अ डेवऑप्स इंजीनियर बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। होप यू एंजॉय दिस सेशन, और अगर आप नए हो चैनल पे तो आप जरूर से लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और थोड़ा सा आप सपोर्ट भी दिखाइएगा तो अच्छा रहेगा, मैं और अच्छा कंटेंट जो इससे आगे बनाते रहूँगा। तो चलिए आज के लिए विदाई लेते हैं, बाय।